हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे और हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बैठ जाए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको देख रहे थे और हमने देखा था कि मुख्य रूप से पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता और आर्थिक विकास समष्टि आर्थिक नीति के उद्देश्य होते हैं। पूर्ण रोजगार के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि क्लासिकल अप्रोच है और कीनेसियन अप्रोच है। तो नॉर्मली माना यह जाता है कि लगभग पूर्ण रोजगार का मतलब कि 97-96% तक के लोगों को रोजगार मिला। आपने पीछे देखा कि 100% तो संभव नहीं है, क्योंकि कुछ परसेंट लोग अपने से भी बेरोजगार रह सकते हैं। कितना भी अवसर उपलब्ध हो वो काम इच्छा से नहीं करते हैं, तो उनको हम बेरोजगार नहीं मानते हैं। तो जब हम पूर्ण रोजगार की बात करते हैं तो भी यह माना जाता है कि लगभग 96-97% लोग रोजगार में हैं। और जब कीमत स्थिरता की बात की जाती है, मैंने आपसे कहा कि कीमत की स्थिरता यह वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबसे बड़ा सूचक है। कीमत नया अनायास बढ़ती है, नया अनायास घटती है। ये दोनों बातों को सूचित करती है कि एक तरफ वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता पर्याप्त रहती है, न कभी ज़्यादा होती है न कभी कम होती है, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चरल मजबूती को बताती है। दूसरा, प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों का क्रियान्वयन इतना मजबूती से हो रहा है कि कोई कृत्रिम तरीके से किसी तरह की न तो अधिकता और न उसकी शॉर्टेज क्रिएट करने में कोई सफल नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यह दोनों की मजबूती का सूचक है, प्रशासनिक मजबूती का भी सूचक है और यह आपके भौतिक सुख सुविधाओं या जिनको आप आधारभूत संरचना कहते हैं उनकी भी मजबूती का सूचक है। इसलिए बहुत ज़्यादा न तो मूल्य बढ़ते हैं न बहुत ज़्यादा मूल्य घटते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये थोड़ी मोड़ी अच्छी बात, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी प्याज 200 रुपये किलो हो जाती है, ठीक है, और अचानक ही 4 दिन के बाद वो फिर 50 रुपया हो जाती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर नहीं था तो 5 दिन में कैसे पैदा हो गया, उसके लिए कम से कम 2 महीना 4 महीना चाहिए ना पैदा होने के लिए प्याज को। तो इसका मतलब कि वह महंगाई कैसी थी, वो आर्टिफिशियल थी, वो क्रिएट की गई थी, जानबूझकर बाजार में सप्लाई कम आई थी ताकि मूल्य ज़्यादा हो जाए। तो कोई भी चीज़ अचानक कैसे ज़्यादा हो जाएगी, अचानक कैसे कम हो जाएगी, जिसके पैदा होने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब प्रशासन आपका बहुत अच्छा नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए ना कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देता है। तो स्थिरता इसलिए सरकार का बहुत बड़ा एक तरह से उद्देश्य है और इसको हल करना उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। यह लोगों में आत्मविश्वास पैदा करता है, यह अनायास का पैनिक नहीं क्रिएट करता है। जैसे अभी प्याज अगर अचानक महंगी हुई तो लोगों को लगता है कि कहीं कल 300 ना हो जाए, तो लगते हैं लोग खूब ज़्यादा खरीद लें ना। तो ये अनायास का जो स्टोरेज का लोगों के दिमाग में बात आ जाती है, तो उससे दूसरी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अगर इस तरह का भाव आ गया ना, तो अर्थव्यवस्था दिक्कत में आ जाती है। इसलिए मूल्य की स्थिरता, मूल्यों में अनायास उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, तो हमारी मांग संतुलित रहती है। नहीं तो मांग अनायास बढ़ जाएगी, लोगों को 2 किलो प्याज की जरूरत है, सब लोग 50-50 किलो खरीदना शुरू कर देंगे। तो अब मूल्य तो पहले से ही ज़्यादा है, लेकिन जब डिमांड बिल्कुल गैलोपिंग रेट से बढ़ने लगी, जैसे आपने इन्फ्लेशन में पढ़ा ना कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है, बहुत तेज़ी से चलती है जब, तो अनायास इतनी मांग बढ़ गई तो कीमत फिर क्या होगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसीलिए वास्तव में मूल्य जब बढ़ने लगते हैं
तब एक्सपेक्टेशन की वजह से तेज़ी से बढ़ते जाते हैं, इसलिए नीतियाँ उसका नियंत्रण नहीं कर पाती। और जब घटने लगते हैं तब फिर यही होता है कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से फिर और घटती चली जाती है। जैसे बढ़ने का हो रहा है, वैसे मान लीजिए कि आप प्याज खरीदने गए, अब कल 50 रुपये में थी, आज 25 रुपये में हो गई। आप सोचते हैं अरे कल 50 में थी, आज 25 में हो गई, ऐसा ना हो कल 20 में हो जाए, चलो छोड़ो आज बिना प्याज के काम चला लेते हैं, कल देखें। अब फिर जब सब लोगों ने सोच लिया कि कल 20 हो जाएगा, तो किसी ने नहीं खरीदा, तो कल सही में 20 हो जाएगा। तो अब आप कल आएंगे, देखेंगे अरे तो सही में 20 हो गया, तब आपको अपने ऊपर होगा कि इसका मतलब मैं बहुत सही सोच रहा हूँ, 2 दिन और रुकने की ज़रूरत है, अभी ये 5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए गिरता चला जा रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस एक तरफ कीमत को जब बढ़ाती है तो बढ़ाती ही जाती है, और जब घटाती है तो घटाती ही जाती है। यही कारण है कि पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। आप चाहे जो सोच करके बनाएं आप, लेकिन उपभोक्ता की मनोदशा को तो नहीं बदल सकते ना। तो ये जो है स्थिरता सबसे इम्पॉर्टेंट है टारगेट। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, आपने पढ़ा है कि मुख्य लक्ष्य तो आर्थिक विकास ही है, ये सब उसी के पार्ट हैं। अगर ये सब इंडिविजुअल, जैसे पूरी साइकिल खूब बढ़िया तभी चल सकती है जब उसके टायर, ट्यूब, तीली जितना है सब बिल्कुल कैसे हों, और टायर पंचर होता तो सब अच्छा हो। कहते हैं ना सब बिल्कुल एकदम साइकिल नई एकदम चमाचम है, सब कुछ बढ़िया है, सब मजबूत है, लेकिन टायर पंचर है, तो उस साइकिल की उपयोगिता क्या होगी। वैसे ही पूरी अर्थव्यवस्था तब बहुत अच्छे से विकास करती है जब उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जितने भी आइटम हैं, वो सब कैसे हों, सब ठीक ठाक हो। इसीलिए किसी भी संस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था का सफल संचालन हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, हर यूनिट पर निर्भर करता है। कोई एक यूनिट कितना भी इफिशिएंट क्यों ना हो, सिस्टम को चला नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं सिस्टम वर्क करता है, कोई व्यक्ति काम नहीं करता है। आपके इस कॉलेज में सबकी भूमिका इम्पॉर्टेंट है। आप विद्यार्थी हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी भूमिका है भाई, आप अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें, आप कोई समस्या पैदा न करें, आप जहाँ खड़े हों वहाँ लोग समझें कि हाँ कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा है। टीचर ईमानदारी से पढ़ाएं, सिंसियर रहें, आपको प्यार करें, सम्मान दें, आपको अच्छे से पढ़ने का मौका दें, आपकी समस्याओं को प्रेम से सुनें, आपका संपूर्ण विकास करें। प्रशासन के लोग अच्छे से अपना काम करें, आप ऑफिस में जाएं तो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, आपको सम्मान से बैठाया जाए, आपका प्यार से काम किया जाए, आपको पानी पूछ लिया जाए कि थके तो नहीं हो, सुबह से पढ़ रहे हो। ऐसा होता है? होता है तो गुड, और नहीं होता है तो होना चाहिए। प्रिंसिपल को चाहिए अच्छे से कॉलेज चलाए, सबको अपने बच्चे की तरह देखे, किसी के साथ कोई पक्षपात न करे, भेदभाव न करे, ये सुनिश्चित करे कि किसी बच्चे का कोई इंटरेस्ट कभी भी हर्ट नहीं होना चाहिए। तो जब सब कुछ अच्छा होगा तो ये विद्यालय सही में मंदिर होगा। फिर यहाँ आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ ये पढ़ने से हमारा कुछ नुकसान हो रहा है। कुछ नुकसान तब हो ही नहीं सकता है, सब कुछ कैसा रहेगा, अच्छा ही रहेगा। तो हर यूनिट अपने अपने जगह अगर जब काम अच्छे से करती है, ये बात चाहे तुम संस्था के लेवल पर कहो चाहे पूरे देश के लेवल पर कहो। अकेले आपका प्राइम मिनिस्टर जैसे माननीय मोदी जी 24 घंटे काम करें, चाहे जितना काम करें, लेकिन अगर और कोई नहीं करेगा तो वो अकेले करके कितना काम करेंगे भाई वो, हर व्यक्ति। और जो एंड पॉइंट पर बैठा है, जो एंड यूज़र है, जैसे 2:15 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास चलना, ये केवल और केवल मेरे ऊपर निर्भर करता है और किसी के ऊपर नहीं। चाहे जितना प्रिंसिपल ईमानदार हो, चाहे जितना नैतिक हो, चाहे जितना 24 घंटे काम करता हो, अगर हम नहीं पहुँचे 2:15 बजे तो क्लास तो नहीं चलेगी ना। इसका मतलब सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो मुझे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 2:15 बजे क्लास में होना चाहिए, सीधी सी बात। तो देश का विकास होगा। और यही जो जहाँ है वहीं सिर्फ अपना काम अच्छे से करे, यही देश सेवा भी है। देश सेवा के लिए कोई काम लिखा थोड़े है कि आपने ये वाला कर देंगे तब आप देश सेवक माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हर काम देश के हित में है, जिससे आप देश में कुछ न कुछ ऐड करते हैं, जिस रूप में है। तो ये जो, इसलिए आर्थिक विकास तो समग्र है, वो तो मुख्य लक्ष्य है।
उसी को फोकस करते हुए इंडिविजुअल आइटम्स हैं जिनको आप ठीक रखेंगे तो आर्थिक विकास अच्छा होगा। और आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? रियल पर कैपिटा इनकम में आर्थिक विकास की आपने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं, हम बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं, जब समय आएगा तो हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का बढ़ जाना आर्थिक विकास कहलाता है। और संक्षेप में कहा जाए तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार हो जाना, आपके जीवन स्तर में सुधार हो जाना, बढ़िया रहने को मिलने लगे, बढ़िया खाने को मिलने लगे, बढ़िया पढ़ने को मिलने लगे, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, बढ़िया पर्यावरण हो जाए, प्रदूषण कम हो जाए, साफ सफाई अच्छी हो जाए, समाज में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हो जाए, चोरी बेईमानी थोड़ी कम हो जाए, ये सब मिला दो तो इसे क्या कहेंगे? यही आर्थिक विकास है। सारे पहलू एड्रेस हो जाते हैं, केवल उत्पादन नहीं बढ़ता है बल्कि फिजिकल के साथ साथ सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है। हमारी सोच भी आधुनिक हो जाती है। अब हम अंतर्जातीय विवाह करने पर क्रोध नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति होता है, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम विधवा विवाह होने पर कतई नाराज नहीं होते हैं कि हर महिला को, हर पुरुष को अपना जीवन जीने का हक है, पूरे सम्मान के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ, पूरी आज़ादी के साथ और अपनी इच्छा से। तो अब इसे भी आपके आर्थिक विकास में यह भी शामिल है कि आपकी सोच का भी स्तर क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब आप परंपरागत सोच में बंधे नहीं हुए हैं। परंपराओं को न छोड़ना अच्छा है, न परंपराओं में चिपकना अच्छा है। परंपराओं का आवश्यकता अनुसार आधुनिकीकरण करना जरूरी है। वो परंपरा कल उपयोगी थी इसलिए थी, आज उसमें वह सुधार जरूरी है जिससे आज के लिए वो विकास में सहायक बने, बाधक न रहे। परंपराओं से चिपके रहना अच्छी बात नहीं होती है। आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप में सुधरने की इच्छा और सुधरने की इच्छा हो, साथ ही साथ आप में क्षमता भी हो कि आप सुधर जाएं। ठीक है, तो सुधार स्वीकार करना, परिवर्तन स्वीकार करना, ये सब विकास के बहुत बड़े मायने हैं। और जिन देशों ने तेजी से विकास किया उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने परिवर्तन को तुरंत क्या किया? स्वीकार कर लिया। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे हम लोगों के देश में थोड़ा सा परिवर्तन को स्वीकारने की तेजी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अभी हमारे यहाँ अभी भी आप देखिए तो आपके पिताजी, बहुत सारे लोगों के पिताजी ऐसे होंगे कि जो किसी का नंबर फीड कराना होगा मोबाइल में तो आपसे कहें जरा फीड करो तो नंबर इनका मोबाइल में, खुद नहीं कर पाते। क्यों? अरे हमको ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में बैंकिंग, अरे हम ये सब नहीं करते, हम तो बैंक ही जा करके अपना करा लेते हैं अच्छे से, पता नहीं ये सही है गलत है, अच्छा है कि बुरा है। यानी परिवर्तन को तेज़ी से स्वीकार न करने की जो का स्वभाव है, यह भी विकास में बहुत बड़े पैमाने पर बाधक है। तो ये सब का परिवर्तन जो है उसे हम आर्थिक विकास में शामिल करते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग आगे विस्तार से जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अब देखो, इस डेवलपमेंट का कुछ लागत भी होती है। आप जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, केवल अच्छाई नहीं होती है, जहाँ अच्छाई है वहीं बुराई भी है। तो अगर आर्थिक विकास होता है तो उससे कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। बुराई क्या है? बुराई उसका शहरीकरण है, बुराई उसका औद्योगिकरण है। जब भाई आर्थिक विकास में दो ही चीज़ होगा, औद्योगिकरण होगा, शहरीकरण होगा। तो औद्योगिकरण भी पोल्यूशन को बढ़ाएगा और शहरीकरण भी क्या करेगा? पोल्यूशन को बढ़ाएगा। और शहरीकरण से दूसरी भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये उसकी लागत है एक तरह से। आप पहले कम वैरायटी के सामान का इस्तेमाल करते थे लेकिन हवा शुद्ध पाते थे, सांस बढ़िया लेते थे। अब आपको सामान बहुत वैरायटी का मिल रहा है, डेवलपमेंट तो हो गया लेकिन ऑक्सीजन लेवल आपका क्या हो गया? घट गया भाई, हवा आपकी प्रदूषित हो गई। अब आपको मास्क लगाना पड़ रहा है। तो कुछ न कुछ तो लागत आई ना कि नहीं आई? तो ऐसे ही हर विकास की कोई न कोई लागत होती है। अब देखो, और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम एक उद्देश्य होता है सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में कि हमको हमारा भुगतान संतुलन संतुलित रहे। बैलेंस का मतलब होता है हमारा निर्यात मूल्य और हमारा आयात मूल्य बराबर रहे। अच्छा तो यह है कि हमारे पक्ष में रहे।
बेहतर क्या है कि हमारा निर्यात मूल्य ज़्यादा रहे, आयात मूल्य कम रहे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, चलो यह भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है, तो कम से कम इतना रहे कि जितना निर्यात करते हैं उतना आयात करें। और उसके लिए हमको ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारे देश में वह अंतर्राष्ट्रीय माहौल उत्पन्न हो जिससे हमारा निर्यात बढ़े और आयात घटे। यानी आयात प्रतिस्थापन उद्योगों की स्थापना हो, निर्यात प्रोत्साहित करने वाले उद्योगों की स्थापना हो, ज़्यादा उत्पादन में अतिरेक हो ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है, ऐसी वस्तु और उसका उत्पादन कर सकें जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर मांग हो। क्योंकि ऐसी वस्तु का उत्पादन भी करने से कोई फ़ायदा नहीं जिसकी बाजार में कोई मांग ही ना हो। और यही कारण है कि हमारे यहाँ हम ज़्यादा जब कृषि पदार्थों का निर्यात करते हैं तो कृषि पदार्थों की मांग सामान्यतः लोचदार होती है। ज़रा सा मूल्य बढ़ाइए, कोई खरीदता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विदेशों में बहुत सारा उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उनको उस तरह का उनका सेटअप है, उनको गेहूँ चावल दाल चाहिए ही नहीं। लेकिन हमारे साथ मजबूरी है कि जो हमको खरीदना है उसके लिए हमारी मांग पूर्णतः बेलोचदार है। हमको पेट्रोल खरीदना है, डीजल खरीदना है, हमको कंप्यूटर खरीदना है, हमको राफेल विमान खरीदना है, और वो हमको खरीदना है क्योंकि हमको अपनी सैन्य शक्ति मजबूत बनाए रखनी है। क्योंकि हमारे पड़ोसी दोनों ही हमारे महानुभाव पाकिस्तान और चीन दोनों हमारे लिए समस्या बने रहते हैं। तो अब हम जो खरीदते हैं वो हमारी मजबूरी है, और जो बेचते हैं वो उसके लिए उनको खरीदना कोई उनकी मजबूरी ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा व्यापार हमेशा हमारे खिलाफ रहेगा, हमारा हमेशा आयात ज़्यादा रहेगा, निर्यात कम रहेगा। तो इसको बैलेंस करने का प्रयास हमेशा नीति में किया जाता है। अब इसका विकासशील देशों में इस नीति का क्या उद्देश्य होता है? दोनों में अलग अलग होता है। विकसित देशों में तो भाई केवल सब कुछ है ही है, केवल जो है बना रहे, बहुत सीधे से एक लाइन में बिना इकोनॉमिक्स में गए कि जिनके पास है अमेरिका को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन जो है वो बना रहे। यह भी अपने आप में बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है। कभी पेड़ पर चढ़े हो? कितने लोग पेड़ पर चढ़े हैं? पेड़ पर अच्छा जो लोग नहीं चढ़े हैं अब जाके एक दिन चढ़ लेंगे आराम से। जब तुम पेड़ पर चढ़ जाते हो थोड़ी दूर मेहनत करके, अब एक जगह मान लो पहुंच गए, अब तुम चाहते हो कि यहाँ हम थोड़ी देर रुके रहें, तो क्या रुकने के लिए सारा बल छोड़ देते हो? नहीं लगाते हो? छोड़ दोगे तो गिरोगे, धड़ाम से नीचे चले आओगे। इसका मतलब कि एक इस ऊंचाई पर बने रहने के लिए भी केवल बहुत बड़े बल की ज़रूरत है। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। अमेरिका जहाँ है वहाँ रहे, इसके लिए भी उसको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। चढ़ने से ज़्यादा बल हो सकता है, और रुकने के लिए हो सकता है ज़्यादा की ज़रूरत पड़े चढ़ने से। तो इसलिए उसको अधिक मेहनत करनी है बजाय हमको। हम तो थोड़ा कुछ करेंगे तो एक आध इंच ऊपर चले जाएंगे, लेकिन वो जब तक वो मिनिमम नहीं करेगा, जिसको आपने एक पढ़ा होगा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। आर्थिक विकास के सिद्धांतों में एक सिद्धांत तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत लिवेंस्टीन का पढ़ा है। तो उसमें क्या है? उसमें यही है कि वो न्यूनतम प्रयास तो जरूरी है वहाँ बने रहने के लिए। अगर उससे जरा भी कम किए, इसका मतलब कि तुमको आत्मस्फूर्ति की अवस्था में अगर जाना है, पढ़े हो ना, आर्थिक विकास की कई अवस्थाएं हैं, परंपरागत समाज की अवस्था न नहीं पढ़े हो, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, आत्मस्फूर्ति से पहले की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, अधिकतम उपभोग की अवस्था, रोस्टरों की आर्थिक विकास की अवस्थाएं नहीं पढ़े हो? हाँ, तो भी उसका आगे चाहे पढ़ो तो उसमें उसके लिए कहता है कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था होती है वो अवस्था जब अपने आप विकास प्रक्रिया चालू हो जाती है। इतना आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कर दीजिए, इतना सारी सुविधाएं उत्पन्न कर दीजिए कि अपने आप विकास चालू हो जाए। चारों तरफ इतना रोड बिछा दीजिए, लाइट बिछा दीजिए, ट्रांसपोर्ट इतना मजबूत कर दीजिए जो जहाँ चाहे वहीं दुकान खोले और दुकान चालू करे। इसे क्या कहेंगे? आत्मस्फूर्ति है, ठीक है। टेक ऑफ की स्टेज जिसको आप कहते हैं, जैसे जहाज उड़ता हुआ कभी देखे हो? कितने लोग देखे? कभी रनवे पर दौड़ते हुए देखे हो जहाज? हाँ, तो एक दिन चले जाओ, अब देखो, हालांकि देख ही नहीं पाओगे, बिना टिकट लिए घुस ही नहीं पाओगे वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन बाबतपुर में बाहर से दिखता है। तो और अब तो खैर उसकी बाउंड्री वाउंड्री नीचे हो गई, बड़े आराम से दिखता है। एक दिन जाके सब लोग देखो, तो वो तुम देखोगे कि उड़ने के पहले उसको बहुत तेजी से दौड़ना होता है।
और एक मिनिमम स्पीड है, जब तक वो स्पीड वो नहीं पाएगा तब तक नहीं उड़ेगा। तो वही, और इसलिए उसको टेक ऑफ कहते भी हैं। हवाई जहाज के उड़ने को क्या कहते हैं? टेक ऑफ स्टेज। तो ये जो इकोनॉमिक्स का टेक ऑफ है वो कहाँ से आया है? उसी हवाई जहाज के टेक ऑफ से आया है कि कम से कम उतना तो विनियोग चाहिए ही चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था खुद गति कर सके। और उससे कम करोगे, जैसे अक्सर तुम ये कहते हो कि एक आदमी तो 8 साल से IAS की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरे का 4 साल में हो गया। उसका जवाब क्या है? जिसने 8 साल तैयारी की वह 7 घंटे रोज पढ़ रहा है, लेकिन अगर 8 घंटे पढ़ा होता तो उसका हो जाता। अब उसका 7 घंटा पढ़ना बेकार हो गया क्योंकि उसने 8 घंटे नहीं पढ़ा। मिनिमम कितना था? 8 घंटे। और जो 4 साल में हो गया वह 15 घंटे 4 ही साल में पढ़ रहा है रोज। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी IAS बनने की उसने कितने पूरी कर ली? 4 साल में। और आप बहुत थोड़ा सा नहीं करके आपने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। 7 घंटा पढ़ना आपका बेकार हो गया, आपने 1 घंटा और जो नहीं पढ़ा। अगर आप 8 घंटा पढ़ लिए होते तो जो क्रिटिकल अमाउंट था मिनिमम वो पूरा हो जाता और आप IAS हो जाते। तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन उतना थोड़ा सा छोड़ करके बाकी सब किए धरे पर क्या करते हैं? पानी फेर देते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप पूरा करें, और बल्कि जितना रिक्वायरमेंट उससे 2-4 घंटे ज़्यादा ही कर लें। ठीक है? तो इसलिए विकसित देशों में अलग उद्देश्य हैं आर्थिक नीति के, जो आपने देखा कि वो कठिन है, आसान नहीं है। और विकासशील देशों में दूसरे उद्देश्य क्या हैं? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तेजी से आर्थिक विकास उद्देश्य है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, जैसे उच्चावचन बहुत ज़्यादा न हो कि पता चले कि असमंजस की स्थिति। हमेशा चाहे विनियोजक हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे उत्पादक हो, उसके मन में संशय नहीं होना चाहिए। उसे बिल्कुल होना चाहिए दिमाग में कि बस यही होगा, यानी निश्चितता होनी चाहिए और निश्चिंतता भी होनी चाहिए। वो निश्चित भी रहे और निश्चिंत भी रहे, तभी जाकर के वह सिस्टम में शामिल होगा। ठीक है? तो और सबसे बड़ी बात है विकासशील देशों में आय और धन के न्यायपूर्ण और समान वितरण से है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? सामान्य जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए जरूरी है कि आय और धन का वितरण समान भी हो और न्यायपूर्ण भी हो। समान इसलिए कहा जाता है कि माने सबको 100-100 रुपये मत बांट दीजिए, वो वितरण न्यायपूर्ण हो, यानी जो 100 रुपये डिजर्व करता है उसे 100 रुपया मिले और जो 500 करता है उसको 500 मिले। अब ऐसा थोड़ा है कि कक्षा 8 पास को भी 5000 दीजिए और MA PhD को भी 5000 दीजिए, कहिए समान वितरण कर रहे हैं। ये समानता थोड़े हुई, ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया ना भाई। न्यायपूर्ण समान वितरण ये है कि जो जिसके लायक है उसको उतना भुगतान किया जाए ईमानदारी से ना। इसके अलावा जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको दूर करना। अक्सर विकासशील देशों में ड्यूअलिज्म उत्पन्न हो जाता है, द्वैतवाद, जैसे ग्रामीण शहरी, अमीर गरीब ना, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, विकासशील क्षेत्र विकसित क्षेत्र ना, ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी है ना, तमाम बना रहता है। तो ये जो रीजनल असमानता है, इस असमानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ लोग बहुत विकसित हैं उनको सुविधाएं कम दे करके, और जो लोग बहुत गरीब हैं उनको सुविधाएं ज़्यादा दे करके दोनों क्षेत्रों को बराबर करने की ज़रूरत होती है। इसलिए रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करना भी विकासशील देशों में बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे पूर्वांचल, अलग से आप देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस, जैसे बुंदेलखंड आपका है तो बुंदेलखंड का एरिया बहुत गरीब और बहुत सूखा, इस तरह का बड़ा ही प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त माना जाता है, तो उसके लिए अलग से स्पेशल पैकेज। उत्तराखंड एक अलग भौगोलिक स्थिति है, जैसे अभी ग्लेशियर पिघल गया, इतने लोग मर गए। इस तरह की तमाम आपदाएं, ऐसी आपदाएं यूपी में नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए अलग से उसके लिए पैकेज की ज़रूरत है जो यूपी को देने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह की जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए सरकार प्रयास करती है। यह आर्थिक नीति का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। गरीबी निवारण, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी दूर करना। अब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से एक नारा तो हर कार्यक्रम में रहता है कि गरीबी दूर करना। अब लेकिन गरीबी नहीं दूर हो पा रही है, भगवान जाने क्या कारण है, ठीक है। लेकिन उद्देश्य क्या होता है? गरीबी दूर करना। हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि गरीबी निवारण की कौन कौन सी नीतियाँ चलाई गई, आगे आपका चैप्टर है, इसलिए इसको यहाँ बहुत विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्शन एंड कंपटीशन, नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो संरक्षण भी दें और प्रतियोगिता भी उत्पन्न करें। संरक्षण किसको? उन घरेलू उद्योगों को जो इन्फेंट हैं, शिशु हैं, शुरू हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप कभी किसी बच्चे को किसी युवा से युद्ध करा देंगे, कौन जीतेगा? युवा व्यक्ति जीतेगा। तो अगर दोनों को युद्ध कराना है तो आप देखते हैं कुश्ती का नियम क्या है कि 52 किलो के दोनों लड़ेंगे, वजन से लड़ते हैं ना। ऐसा नहीं कि 52 किलो वाले से 1 कुंटल वाला लड़ेगा, उसे लड़ने की जरूरत नहीं, केवल गिर पड़े वो मर जाएगा बस ना। भाई एक आदमी 52 किलो का हो, एक आदमी 1 कुंटल का, तो लड़ने की क्या जरूरत है? 1 कुंटल वाला बस खाली लेट जाए उसी के ऊपर। ऐसा नहीं होता, 52 किलो वाला 52 किलो वाले से ही लड़ता है ना। तो बच्चे को आप किसी युवा से नहीं लड़ा सकते। तो जो उद्योग अभी हमारा 2 महीने, साल भर, 6 महीना पहले खुला हुआ है, उससे आप कह देंगे चलो टाटा की इस इंडस्ट्री से तुम मुकाबला करो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसको कह दें चलो तुम कूद जाओ, तो नहीं। तो उसके उत्पाद को संरक्षण देने की ज़रूरत है, उसको टैक्स में छूट दीजिए, उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाइए, उसके सामान को खरीदवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। आप ही कहिए तुम पैदा करो सारा और सारा हम खरीद लेंगे। जैसे खादी है, मान लो खादी का उत्पादन, ये खादी का उत्पादन हो, चलता रहे, ये ज़रूरी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके उत्पादन को प्रमोट करे, उसको सुरक्षा दे, बिकवाने के लिए सब्सिडी दे, 2 अक्टूबर से छूट की घोषणा करे। ये सब क्या है? ये सब तरीके हैं उसको संरक्षित करने के, खादी बची रहे। नहीं तो खादी क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। केवल आप ओपन मार्केट में छोड़ देंगे तो भाई ये खादी की शर्ट खरीदना भी महंगा, मेंटेन करना भी महंगा, और उसके बदले में 100 रुपये की रेडीमेड शर्ट मिलती है और कुछ नहीं करना है, आराम से पहनो। तो कोई उपभोक्ता क्या खरीदेगा? वो 100 रुपये वाली शर्ट खरीदेगा कि खादी खरीद करके बिकल होगा लेकर के? तो उसको खादी को बेचने के लिए कुछ लोगों के लिए अनिवार्य है कि आप खादी ही पहनेंगे। जैसे नेता हमारे सारे अक्सर क्या पहनते हैं? खादी पहनते हैं, उनका मन रहे चाहे न रहे। अब यह है कि नेता है तो खादी, तो एक ब्रांड हो गया एक तरह से, तो मार्केट बहुत बड़ी हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो नेता बनने के प्रयास में खादी पहनते हैं, नेता नहीं है लेकिन नेता लगे, इसलिए उद्देश्य चाहे जो हो लेकिन रिजल्ट तो ठीक जा रहा है ना, सामान बिक रहा है। आप चाहे जिस उद्देश्य से कर रहे हो, हमारा वहाँ फोकस नहीं है। हमारा फोकस कहाँ है कि खादी सिर्फ बिके, चाहे जिस कारण से बिके, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे साधनों का अनुकूलतम इस्तेमाल। जैसे मैंने कहा था कि कहीं साधन फालतू पड़े हैं, कहीं उसकी कमी है, तो आप रीएलोकेट कर दीजिए। कहीं जहाँ लगे हैं लेकिन उतने उत्पादक नहीं हैं, आपको पता है कि वहाँ लगाए जाए तो ज़्यादा उत्पादक हो सकते हैं, आप उनको हटा के वहाँ कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट इन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जनसंख्या नियंत्रण और संस्थागत सुविधाओं में विस्तार। ऐसी नीति होनी चाहिए। जनसंख्या अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। देखो, जनसंख्या शुरू से लोग जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में नहीं थे, और उनका सबका ये मानना था कि जो पैदा होता है वो अगर मुंह लेकर आता है तो हाथ भी लेकर आता है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं होता कभी भी, उसको कम करने की ज़रूरत या उसके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये स्वीकार किया जाने लगा। जैसे बीच में ही ये बात आ गई कि नहीं ठीक है, ये सही बात है कि जो पैदा होता है मुंह लेकर आता है तो हाथ भी लेकर आता है, लेकिन पैदा होते ही खाने तो खूब लगता है लेकिन हाथ से कुछ नहीं करता है। इसका मतलब कि गैप हो सकता है ज़रूर। तो धीरे धीरे ये बात स्वीकार की जाने लगी कि पॉपुलेशन ज़्यादा ठीक नहीं है, और अब तो खैर इस पर बहस ही नहीं है। अब तो ये बिल्कुल है कि पॉपुलेशन चाहे जिस तरह रुके, रुकनी ही चाहिए।
क्योंकि अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई बहुत ज़्यादा सिद्धांत की बात करना ठीक नहीं है, और थोड़ा विवेक भी लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसी नीति बनाओ जिससे जनसंख्या कंट्रोल हो और संसाधनों में विकास हो। ठीक है, अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की टूल से क्या है, इसके लिए हम राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और आय नीति का प्रयोग करते हैं। राजकोषीय नीति क्या है? फिस्कल पॉलिसी। आर्थर स्मिथिज ने ये डिफाइन किया कि अर्थव्यवस्था पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछनीय प्रभावों को दूर करने के लिए सरकार जो नीतियां अपनाती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं, और यही कार्य करने के लिए रिजर्व बैंक जो नीतियां अपनाता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। तो दो नीतियां हैं, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति में हम मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ते हैं? बजट पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और डेट। आपने पब्लिक फाइनेंस पढ़ा है पूरा BA 2 में, वो पूरा राजकोषीय नीति का हिस्सा है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य इन्हीं टूल्स के माध्यम से, आय की नीतियों से, व्यय की नीतियों से और ऋण की नीतियों से, अगर लगता है कि समाज में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, सरकार कहती है कि टैक्स लगा के इनका पैसा ले लो, कम खरीदेंगे। या इनसे क्या करो, इनसे ऋण ले लो। ऋण कैसे लोगे? किसान विकास पत्र खरीद लो, 5 साल में दुगना कर देंगे। अब तुम लालच में पड़ जाते हो कि ये बहुत अच्छी स्कीम आई है, 5 साल में दुगना। आपने 50,000 रुपया जो अपने पास रखा था वो उसको दे दिया, उससे एक कागज़ लेकर के अब देखिए सुबह शाम उसको, उस कागज़ से क्या खरीदेंगे? तो आपकी खरीदने की क्षमता 5 साल क्या हो गई? खत्म हो गई। बस सीधी सी बात। उधार क्यों लेती है सरकार? अपने काम से भी लेती है, लेकिन एक उद्देश्य यह भी रहता है कि अगर उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है और लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ रहा है, तो इन लोगों की खरीदने की क्षमता क्या करो? ख़त्म कर दो। और जब लगता है कि लोग नहीं खरीद रहे हैं और मूल्य बहुत गिर रहे हैं, तब कहता है जो लोग चाहें अपना किसान विकास पत्र वापस ले लें, कोई नुकसान नहीं होगा, पूरा पैसा दे दिया जाएगा जिसका बचा है आज तक का ब्याज जोड़ करके। वैसे कहता है कि पहले लोगे तो काट के देंगे। वैसे क्या कहता है कि पहले लोगे तो काट के देंगे। अब क्या कहता है, जो लेना चाहे ले ले, आज तक का ब्याज दे दिया जाएगा, 1 रुपया काटा उटा नहीं जाएगा। अब फिर सबका पैसा वापस आ गया। अब इसके अलावा और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं कि वो अपना खर्चा बढ़ा सकता है, एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है, टैक्स रेट कम कर सकता है ना, कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहे, सीधी सी बात है। इसी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह की होती है जो रिजर्व बैंक अपनाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब होता है मात्रात्मक, एक साथ सबको प्रभावित कर देता है, और क्वालिटेटिव में होता है सेलेक्टिव, किसी खास उद्देश्य से वो प्रभावित करना चाहता है। अब क्वांटिटेटिव में बहुत सारे टूल हैं जिनका वो प्रयोग करता है, जैसे बैंक रेट। ठीक है, तो बैंक रेट है, बैंक रेट जिस पर वो कमर्शियल बैंकों को उधार देता है पैसा। ठीक है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस पर वह सिक्योरिटीज़ की कटौती करता है। रिवर्स रेपो रेट, यहाँ कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के सिक्योरिटीज़ की कटौती करते हैं, उल्टा। अभी आपको रेट हम दिखा देंगे, वो जब मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है तो सबका रेट डिसाइड होता है। इसके अलावा CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि बैंक को अपने कुल मांग और डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का एक निश्चित हिस्सा इसे केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है सुरक्षा के तौर पर। मान लीजिए कि कल बैंक भाग गई तो आप पैसा किसे मांगेंगे? तो वह सिक्योरिटी कौन देता है? रिजर्व बैंक। इसके अलावा SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। इसे भी कम ज़्यादा करके बाजार में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। जैसे अगर सरकार को लगता है कि बैंक बहुत ज़्यादा लोन दे रहा है और लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, खर्चा घटना चाहिए, तो कहता है कि अब बैंक जो SLR अपने पास रखता था, होता क्या है कि जो पैसा जमा होता है बैंक में उसका बैंक उधार देता है, लेकिन उसमें कुछ पैसा अनिवार्य है कि वो अपने पास हमेशा
किसी न किसी रूप में गोल्ड में, सिक्योरिटी में, कैश में, विदेशी मुद्रा में अपने पास रखे रहे, अपने घर में, अपने तिजोरी में। क्यों? क्योंकि आप कोई भी जाता है कहता है कि हम 20,000 निकालना है, 25,000 निकालना है, 50,000 निकालना है, तो कैसे देगा वो अगर नहीं रखे रहेगा तो। और अगर बैंक 3 दिन मना कर दे आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात को भी, आज आप गए लेने, वो कहते कि अरे आज तो नहीं है, कल ले लीजिएगा पैसा। कल फिर आप गए, उसने कह दिया ऐसा है सर आज नहीं आ पाया, कल ले लीजिए। अब आपके मन में ये शुरू हो जाएगा कि कहीं बैंक भागने के मूड में तो नहीं है, 2 दिन से नहीं दे रहा है। तो अभी आप 5,000 निकाल रहे थे, अब तीसरे दिन आप जाएंगे कहेंगे मेरा पूरा पैसा निकाल के दे दीजिए हमको। इसे कहते हैं रन टू बैंक। सारे लोग कहाँ दौड़ेंगे अब? बैंक की तरफ कि बैंक भागने वाला है और सारा पैसा। यह नौबत ना आए इसके लिए उसके पास उतना पैसा होना ही चाहिए कि लोग मांगे तुरंत दे दे, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे कि जब चाहेंगे तब पैसा निकाल लेंगे। तो ये इसके अलावा SLR है। अब देखो इसके अलावा जो सेलेक्टिव माध्यम है, किसी खास उद्देश्य से लोन, जिसे आपको लग रहा है कि लोग हमको रोजगार बढ़ाना है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, तो बैंक ने घोषणा कर दिया कि अब जो कमर्शियल वाहन हैं, ट्रक हैं, टेम्पू हैं, ऑटो रिक्शा है, इन पर ब्याज दर कम कर देते हैं। तो अचानक इनकी मांग क्या होगी? आपको लगता है कि हाउसिंग घर सबके पास होना चाहिए, तो सरकार ने कर दिया कि हाउसिंग लोन सस्ता रहेगा, बाकी कोई सामान लेंगे तो उसका रेट कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह के कंट्रोल सेलेक्टिव हैं कि जो आप बढ़ाना चाहते हैं उसका रेट कम कर देते हैं, और जो आप कम करना चाहते हैं उसका रेट बढ़ा देते हैं। इसी तरह इनकम पॉलिसी है, तो सरकार की वह नीति आय नीति कहलाती है, जिसके प्रयास के द्वारा हम कीमत को, मजदूरी को या अन्य आय के स्रोत जो हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जैसे सरकार को लगा कि यार बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो ऐसा करो कि मजदूरी को 6 महीने के लिए फ्रीज कर दो कि दिए हुए नहीं मिलेगा। जैसे अभी कोरोना काल में दिए हुए सरकार ने क्या कर दिया? बंद कर दिया कि भाई बहुत दिक्कत है, तंगी में सरकार है, और कोरोना में भाई आप देश की मदद करिए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर खर्चा मत करिए, तो DA आपका बंद, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यानी वो फ्रीज कर देता है कि लोगों की व्यय शक्ति कम हो जाए या ज़रूरत पड़ने पर दे करके बढ़ा दिया जाए। तो इसको हम आय नीति कहते हैं। ठीक है, ये देखो तुमको रेट, देखो कुछ तुमको सामान्य बातें बता दें। देखो राजकोषीय नीति में जो सरकार बजट बनाती है, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें 5 मिनट और रुके रहो, इसको पढ़ के सुना देते हैं, इसमें है, तुमको हमेशा काम आएगा। किसी भी प्रतियोगिता में जाते हो, तुमको नहीं आता है, परेशान हो जाते हो। जितने बजट के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें लिखे हुए हैं। इस साल के बजट का डिटेल लिखा हुआ है, तो तुमको आराम समझ में आ जाएगा। तो सरकार बजट बनाते समय जितने तरह के अवधारणाओं का प्रयोग करता है, उन सबको एक बहुत संक्षेप में देखो। पहला है राजस्व प्राप्तियाँ, रेवेन्यू रेसिप्ट जिनको आप कहते हैं। तो रेवेन्यू रेसिप्ट में कर से मिलने वाली सारी आय होते हैं और गैर कर से मिलने वाले सारे आय होते हैं, यानी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक, ये इसमें साफ साफ है, सिर्फ समझते जाओ। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है, फिर ऋणों की वसूली है, फिर अन्य प्राप्तियां हैं, उपहार व अन्य देयताएं हैं, उधार या अन्य देयताएं। दे माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जैसे जो हमको देना है किसी को, खर्चा है। और कुल प्राप्तियां, अब जो कुल प्राप्ति होती है उसको देखो क्या क्या है। 1 से लेकर के कुल प्राप्तियां 1 और +4, 1 राजस्व प्राप्तियां पूरी जितनी हैं और 4 पूंजी प्राप्तियां कितनी हैं। तो पूंजी प्राप्ति को जोड़ लो और राजस्व प्राप्ति को जोड़ लो। राजस्व में क्या क्या है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, उन दोनों को जोड़ लो। और पूंजी प्राप्तियों में ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियां, उधार और अन्य देयताएं, इन सबको जोड़ लिया तुमने। तो ये क्या हो गया, 1 और 4 को दोनों जोड़ दिया जब, रेवेन्यू रेसिप्ट और कैपिटल रेसिप्ट, दोनों को जब जोड़ दिया तो कुल प्राप्तियां हो गई। क्या हो गई,
कुल प्राप्तियां। अब कुल व्यय क्या हो जाएगा? कुल व्यय हो जाएगा 10 और प्लस 13। तो 10 क्या है? राजस्व खाते पर व्यय जितना करते हैं आप, वो क्या क्या है? ब्याज का भुगतान, पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान और पूंजी खाते पर व्यय। ठीक है। फिर राजस्व घाटा क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1। तो 10 क्या है? देखो इसमें राजस्व खाते पर जो तुम्हें कुल प्राप्त व्यय किया तुमने और जो तुमको प्राप्त हुआ उसको घटा दो, क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें सब संख्या नंबर से लिखा हुआ है। तो राजस्व घाटा 10 माइनस 1, यहाँ 10 देखोगे तो 10 में लिखा हुआ है राजस्व खाते पर किया गया कुल व्यय और 1 में लिखा है राजस्व खाते से प्राप्त होने वाली कुल आय। घटा दिया तुमने, क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। ये सब एक एक शब्द परीक्षा में तुम्हारे पूछा जाता है और कभी तुमको नहीं आता है, हमेशा कंफ्यूज करता है कि किसमें से किसको घटाना है और किसमें से किसको नहीं घटाना है। ठीक है। तो ये बहुत सही एक जगह सब साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा? 14 माइनस 12, यानी जो राजस्व घाटा आया उसमें से प्रभावी वह है जो तुमने पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान पर खर्च किया है, उसको माइनस कर दो। क्योंकि चाहो तो नहीं भी कर सकते हो ना, इसको ये कंपल्सन नहीं है, तुम चाहे तो न भी करो। तो ये जो प्रभावी घाटा होगा वो इसको माइनस करके होगा, इसको ले करके जो घाटा हो रहा है वो प्रभावी घाटा नहीं है। और राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट क्या हो जाएगा? 9 में से 1, 5 और 6 को जोड़ करके घटा देंगे। तो 9 क्या है? कुल व्यय जो है टोटल वो 9 है। 1, 5 और 6 क्या है? 1 राजस्व प्राप्तियां हैं, 5 ऋणों की वसूली है और 6 अन्य प्राप्तियां। इन सबको जोड़ घटा दिए तो इसे क्या कहेंगे? फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। जब वित्त मंत्री ने आपसे कहा कि 8.5% इस बार राजकोषीय घाटा है, तो वो इसी घाटे की बात कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट यही है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी की चर्चा भी होती है, फिजिकल डेफिसिट। अब देखो इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्राथमिक घाटा क्या है। प्राथमिक घाटे में क्या करते हैं? जो राजकोषीय घाटा है उसी में हम जो ब्याज पर भुगतान करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, यानी 16 माइनस 11। तो ये प्राथमिक घाटा है जिसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। तो ये सारी परिभाषा के साथ उदाहरण और सबका डेटा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये तुम आराम से, बाकी तो बजट का डिटेल है उससे मतलब नहीं है। बस 1 मिनट और रुक जाओ। ये देख लो, हम लोग अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो पढ़ी उसमें अभी तुरंत 4-5 फरवरी को जो मौद्रिक नीति घोषित की रिजर्व बैंक ने, उसमें रेट, सबके रेट अक्सर बदलते रहते हैं। जब जब तिमाही समीक्षा होती है, मौद्रिक नीति आती है, तो अक्सर उसमें रेट बदलते रहते हैं। तो अभी तुरंत में जो पॉलिसी का रेपो रेट है वो 4% है, अर्थात 4% की दर से कटौती होगी अगर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंट कराना चाहेंगे तो। रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। ठीक है। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसे हम पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। यह रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। इस समय है ये 4.25। बैंक रेट वही है 4.25 बैंक रेट भी है जिस पर आप उधार पाते हैं। इसके बाद रिजर्व रेशियो जो हमने आपको 2 बताया था, CRR और SLR। तो CRR 3% है और SLR 18%, यानी 18% बैंक अपने पास रखे रहेगा और 3% वो रिजर्व बैंक में सिक्योरिटी रखे रहेगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा मुख्य रूप से पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है